तो चलिए आज सेकंड लेक्चर है हमारा केमिस्ट्री का। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है इसको देखते हैं। ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका एनसीईआरटी पे भी बेस्ड है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये आपका नीट 2022 का भी क्वेश्चन है, नीट 2022। इसके पीछे जो भी कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है इस क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा क्योंकि इसमें जो हम यूज़ कर रहे हैं वो इम्प्योर कैल्शियम क्लोराइड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, सॉरी, ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ कर रहे हैं इम्प्योर फॉर्म में, प्योर फॉर्म में नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे बनाते हैं और इसमें एक न्यूट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी यूज़ हो रहा है। ठीक है, इनको हम किस तरीके से करते हैं वो हम देख रहे हैं। क्वेश्चन है व्हाट मास ऑफ 95% प्योर CaCO3 विल बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 50 ml ऑफ 0.5 m HCl solution according to this following reaction। रिएक्शन है आपकी कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2HCl gives कैल्शियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस H2O। ओके, तो सबसे पहले देखिए आपको जो HCl है इसकी मोलैरिटी गिवन है। मोलैरिटी जो दी हुई है आपको HCl की मोलैरिटी, ये आपको गिवन है 0.5 m। और सिंस जो मोलैरिटी होती है, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नाउ अगर आप देखेंगे जो सॉल्यूशन है HCl का, इसका जो वॉल्यूम है वो ml में गिवन है, लीटर में नहीं गिवन है। तो इसे सबसे पहले हम लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे डिवाइडिंग इट बाय 1000। ml को आप लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये सबसे पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे HCl के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl। HCl के नंबर ऑफ मोल्स कितने आए आपके निकल के 0.5 इंटू 50 अपॉन 1000। ठीक है, ये आपके नंबर ऑफ मोल्स आ गए HCl के। नाउ अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो HCl के 2 मोल जो हैं वो कैल्शियम क्लोराइड के 1 मोल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो यानी HCl के 2 मोल को न्यूट्रलाइज करने के लिए मेरे को कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल चाहिए। यानी 2 मोल्स अगर आपके HCl के हैं, 2 मोल्स ऑफ HCl है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको कैल्शियम कार्बोनेट का कितना मोल चाहिए 1 मोल, 1 मोल ऑफ CaCO3। तो यानी अगर आपका 1 मोल होता किसका HCl का, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको कितने मोल चाहिए होते कैल्शियम कार्बोनेट के 1/2, आधा है, उसके जस्ट हाफ। लेकिन हमारे पास जो HCl के मोल्स हैं वो कितने हैं, अभी हमने यहाँ पे निकाले थे HCl के मोल। अगर आप देखेंगे तो ये जो आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl आए हैं 0.5 इंटू 50 अपॉन 1000। तो हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं HCl के नंबर ऑफ मोल्स। तो कितने मोल्स हैं HCl अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये आ रहा है आपको 25 अपॉन 1000। तो 25 अपॉन 1000 मोल्स ऑफ HCl, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मोल्स चाहिए 25 अपॉन 1000 इंटू 2। डिनोमिनेटर में आपका 2 था, तो इतने मोल्स आपको किसके चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट के चाहिए। ठीक है, तो CaCO3 के मोल्स हमें पता चल गए। ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 अगर आप देखेंगे, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, अगले स्टेप पे बढ़ते हैं। जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कितने आए थे आपके कैल्शियम कार्बोनेट के 25 अपॉन 2000। नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं ये होता है आपका मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। अब किसके मास की हम बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली कैल्शियम कार्बोनेट की। तो इसका अगर आप मोलर मास देखेंगे CaCO3 का, अगर आप मोलर मास देखेंगे, कैल्शियम का आपका होता है 40 एटॉमिक मास, कार्बन का होता है आपका 12, ऑक्सीजन का होता है आपका 16, 3 एटम्स है तो 16 3 ज़ा 48 प्लस 12 इज 50, 60 प्लस 40 इज 100 ग्राम आपका मास आ गया किसका, ग्राम मॉलिक्यूलर मास आ गया CaCO3 का। ठीक है, तो नाउ मास ऑफ CaCO3 जो रिक्वायर होगा, मास ऑफ CaCO3, तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो मास आपको रिक्वायर्ड होगा वो होगा 25 अपॉन 2000 इंटू 100।
ये मल्टीप्लाई बाय 100 कैसे आया? देखिए आपका यहाँ पे जो मास है, मास को अगर हमें फाइंड करना है तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मोलर मास को नंबर ऑफ मोल्स के साथ। तो यहाँ से आपका मास निकल जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका मास आ जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का, एक तो इट इज़ अराउंड 5/4। 5 5 जा 25, 5 4 जा, तो इतना मास आपका कैल्शियम कार्बोनेट का रिक्वायर्ड है। बट ये जो मास है कैल्शियम कार्बोनेट का, ये आपका प्योर फॉर्म में है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये आपका प्योर फॉर्म में है। जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं स्टोइकोमेट्री का यूज़ करके, स्टोइकोमेट्री हमने यूज़ करी है, तो इसमें प्योर फॉर्म में लिया जाता है। बट एक्चुअली कैल्शियम कार्बोनेट जब वो 95% है, प्योर फॉर्म में नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर सपोज हमारे पास x ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिया है, जो किस फॉर्म में पाया जा रहा है, 95% प्योर फॉर्म में पाया जा रहा है, तो इसका कितना मास हमारा निकल के आया था? जो 0.5 m 50 ml HCl को न्यूट्रलाइज कर दे रहा है, वो आया था आपका 5/4 ग्राम। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो x की जो वैल्यू निकल के आएगी, ये आएगी आपकी 5/4 इंटू 100/95। तो आपको सिंपली इसको कैलकुलेट करना है। 5 19 जा एंड 4 25 जा, तो जो x की वैल्यू निकल के आई, दैट इज द मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड, जो निकल के आ रहा है, ये आ रहा है आपका 25/19। तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ठीक है, मैंने ऑप्शंस नेक्स्ट पेज में दिए हुए हैं। आपके ऑप्शंस थे 1.32, 3.65, 9.5 एंड 1.25। तो 1.25 और 1.32 में से आएगा, तो आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो अराउंड 1.31 के आसपास आ रहा है। तो 1.32 जो होगा वो ही आपका आंसर होगा। दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका 1.32 ग्राम इज द आंसर। ठीक है, तो इसमें बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इस तरह के क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके नीट के लिए भी और जेई मेंस के लिए भी। ठीक है, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको हम हटाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसको हटा देते हैं हम। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, पिछले क्वेश्चंस के ऑप्शंस हैं ये आपके। 1.32 ग्राम, 3.65 ग्राम, 9.50 ग्राम एंड 1.25 ग्राम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 78% बाई वेट। ठीक है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें आपका 78% बाई वेट कार्बन मौजूद है, एंड रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन कितना हो गया आपका? 22% हाइड्रोजन हो गया। 78% अगर आपका कार्बन है तो 22 रिमेनिंग जो होगा वो हाइड्रोजन होगा। द राइट ऑप्शन फॉर द इम्पेरिकल फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड इज। इस कंपाउंड का जो इम्पेरिकल फार्मूला है उसका राइट ऑप्शन क्या है? ठीक है, देखो एक तो आपने जो 11th क्लास में पढ़ा होगा, बहुत सिंपल सा मेथड होता है। ठीक है, इम्पेरिकल फार्मूला निकालने का एक उस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है वो आप ऑप्शन से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टफ है नहीं। ठीक है, तो इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। कैसे ऑप्शन से किस तरह से हम करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, जैसे पहला ऑप्शन है आपका सी एच। पहला ऑप्शन है आपका, इसका एम्पिरिकल फार्मूला है सी एच। तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है आपका 12, गिवन है क्वेश्चन में वैसे भी, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है आपका 1। तो हमें अगर टोटल मास की बात करेंगे तो टोटल मास जो आया आपका सी एच का, हम पहला ऑप्शन देख रहे हैं, टोटल मास ऑफ सी एच इज कितना हो जाएगा आपका? 12 + 1। ठीक है, दैट इज 13। तो अगर आप कार्बन की बात करेंगे, कार्बन कितना ग्राम था आपका? कार्बन था 12, और जो टोटल सी एच का मास आया वो 13। तो अगर आप परसेंटेज वाइज निकालेंगे तो मास ऑफ कार्बन अपॉन टोटल मास इंटू 100, आपको सिंपली ये कर देना है। तो ये जो आपकी वैल्यू आएगी, ये आपकी अराउंड 90% के आसपास आ रही है। ठीक है, विच इज़ नॉट 78%, 78% के आसपास नहीं है। तो यानी इसका मतलब जो हमारा पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका गलत है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका गलत है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट ऑप्शन। अगले ऑप्शन पे हम चलते हैं, CH2। अगर हम बात करते हैं CH2 की, तो इसमें कार्बन का मास है आपका 12, और हाइड्रोजन का मास है आपका 2। दो एटम्स हैं, तो टोटल मास हो गया आपका 14।
तो अगर आप परसेंटेज मास देखेंगे कार्बन का इन दिस CH2, तो परसेंटेज मास जो कार्बन का निकल के आ रहा है वो आ रहा है आपका कितना, 12/14 इंटू 100। परसेंटेज वाइज अगर आप देखेंगे तो 12/14 इंटू 100, तो ये लगभग अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो लगभग आपका 85% के आसपास आता है। इट मीन्स दैट योर सेकेंड ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला अगला पार्ट देखते हैं इसका, CH3। अब हम बात करते हैं किसकी, CH3 की। अगर आप CH3 की बात करेंगे तो इसमें कार्बन है आपके 12, हाइड्रोजन है आपके 3, 12 + 3 15। तो मास अगर परसेंटेज वाइज कार्बन का देखेंगे 12/15 इंटू 100। ठीक है, तो 12/15 इंटू 100 अगर आप देखेंगे तो 12/15 इंटू 100 इज अराउंड 80%। तो लगभग हम उसके आसपास पहुंच गए हैं। 80% एग्जैक्टली अभी भी हमें 78% नहीं मिला है। तो हम इस ऑप्शन को अभी फर्दर उसके लिए रख देते हैं, लास्ट ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं, CH4 वाला। ठीक है, अगर आप बात करेंगे CH4 की, तो CH4 के मास में अगर आप देखेंगे कार्बन आपका है 12 और हाइड्रोजन है आपका 4, तो टोटल मास जो हो गया आपका 16 हो गया, जिसमें कार्बन का मास है 12, ओवरऑल मास है 16। तो परसेंटेज वाइज अगर आप देखेंगे कार्बन जो इसमें मौजूद है, तो कार्बन जो परसेंटेज वाइज मौजूद है 12/16 विच इज़ अराउंड 75%, विच इज़ अराउंड 75%। ठीक है, तो अब देखिए आपका ऑप्शन डी भी करेक्ट हो सकता है, सी भी, लेकिन अब हम देखते हैं सबसे पास कौन सा है। देखिए ये 80% है, जबकि फाइनल जो हमें चाहिए था वो 78% चाहिए था। तो 78% और 80% जो है वो ज़्यादा पास हैं इन कंपैरिजन टू 75% एंड 78%। इसमें 3% का डिफरेंस है और इसमें 2% का डिफरेंस है। तो यानी अगर हम आंसर देखेंगे तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका CH3 वाला। तो योर आंसर, द करेक्ट आंसर इज CH3। ये वाला आपका आंसर करेक्ट आंसर है, CH3 वाला। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर आपको मिल नहीं रहा है, तो इसका मतलब है हमें इसके जो नियर बाय आंसर होगा उसकी तरफ हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको हम इरेज करते हैं। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका कह रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन 71 LU 175 रेस्पेक्टिवली आर। ये नीट 2020 का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपका मॉडर्न फिजिक्स जो 12th क्लास की है उसमें भी कुछ इस तरह के कॉन्सेप्ट आपके यूज होते हैं। तो चलिए पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड द क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। सपोज हमारे पास कोई भी एलिमेंट है एक x। ठीक है, उसका जो न्यूक्लियस होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ZXA से, ZXA से। ठीक है, जहाँ पे Z जो बताता है वो बताता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, Z बताता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और जो A बताता है, ये जो A है ये बताता है नंबर ऑफ, इसे मास नंबर भी बोलते हैं, ये बताता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ए बताता आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ओके, नाउ और अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, अगर हमारे पास ये जो भी न्यूक्लियस दिया है ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब है इसमें कोई प्लस माइनस कुछ भी साइन नहीं है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो किसके बराबर हो जाएंगे, सिंपली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। नाउ अब हम कंपेयर करते हैं इस ZXA को किसके साथ, ऑन कंपेयरिंग दिस ZXA इसके साथ 71 LU 75 के साथ, 71 LU 175। तो अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन, Z की वैल्यू देखेंगे तो 71 आई है, और Z क्या रिप्रेजेंट करता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो Z की वैल्यू 71 है, तो ये आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो, सिंस ये न्यूट्रल है, कहीं पे पॉजिटिव नेगेटिव कहीं भी साइन नहीं है, तो यानी ये न्यूट्रल है।
न्यूट्रल में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं, ताकि चार्ज इसका बराबर हो सके, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पे और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे ओवरऑल बराबर होता है, तभी आपका जो एटम है ये न्यूट्रल होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होंगे 71 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 71 होंगे ना। अब हम बात करते हैं इसके मास नंबर की। ठीक है ना, मास नंबर जो है जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको अगर आप कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू आ रही है आपकी 175। ये 175 क्या बताता है, मास नंबर क्या बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो आपके 71 है, अभी हमने यहाँ पे देखा था नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये था आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की अगर आप बात करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो आ रहे हैं वो आपके आ रहे हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 175 माइनस 71, जिसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आई थिंक आपकी 104। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इनके बारे में आपसे पूछा गया था। ठीक है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बारे में पूछा गया था, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो हम देखेंगे प्रोटॉन्स कितने आए थे आपके 71। ठीक है, 71 आपके प्रोटॉन थे, और फिर सेकंड, पहले नंबर पे आपका प्रोटॉन पूछा गया था, दूसरे नंबर पे आपका न्यूट्रॉन पूछा गया था। तो न्यूट्रॉन कितने निकल के आए थे आपके 104, ये आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स थे 104। पहले नंबर पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके पता चल गए थे हमें, 71 थे, तो पहला होगा 71। देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछे तो 104। देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं आपके, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके 71 है। तो आंसर इज डी वाला। तो जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका होगा डी ऑप्शन। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी ऑप्शन। ओके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल। ये आपका मॉडर्न फिजिक्स में जो एटम्स एंड न्यूक्लियाई वाला जो यूनिट है उसमें बिल्कुल स्टार्टिंग में ही इनके बारे में डिस्कशन किया गया है। ठीक है, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम इरेज करते हैं और आज का फाइनल क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, ओके, तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारे पास एक मिक्सचर है 2.3 ग्राम फॉर्मिक एसिड का और 4.5 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड का। ठीक है, यू हैव ए मिक्सचर ऑफ 2.3 ग्राम ऑफ फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला शायद आप लोगों को पता होगा, नहीं तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, फॉर्मिक एसिड है ये, एक्चुअली जो इसमें कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है इस क्वेश्चन में वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। ठीक है, तो आपके पास एक फॉर्मिक एसिड है जिसका फॉर्मूला होता है HCOOH। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फॉर्मिक एसिड। ठीक है, और आपके पास एक फॉर्मिक एसिड दिया हुआ है, कितना मास दिया हुआ है फॉर्मिक एसिड का, आपका 2.3 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, और दूसरा आपका ऑक्सैलिक एसिड दिया हुआ है। ऑक्सैलिक एसिड जो होता है वो HCOOH होल ट्वाइस होता है, HCOOH होल ट्वाइस, ये आपका होता है ऑक्सैलिक एसिड। और ऑक्सैलिक एसिड का जो मास दिया हुआ है, पहले जो भी चीज़ें दी हुई हैं उनको हम लिख लेते हैं। ऑक्सैलिक एसिड का जो आपका मास दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ 4.5 ग्राम। ठीक है, इनको हमने कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट किया है। अब कंसनट्रेटेड H2SO4 जो होता है वो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करता है, वो H2O को रिमूव करता है, वाटर को रिमूव करता है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। फिर इसमें कह रहा है जो भी इवॉल्व गैसेस थी, जो भी, इसको एक बार हमने फॉर्मिक एसिड को H2SO4 के साथ ट्रीट किया है, और एक बार हमने ऑक्सैलिक एसिड को H2SO4 के साथ ट्रीट किया है। अब इसमें से जो भी इवॉल्व हुई होंगी गैसेस, इनको हमने KOH के पैलेट्स के साथ पास किया। ठीक है, मिक्सचर को पास किया गया KOH के पैलेट्स से, तो जो भी प्रोडक्ट आया उसका मास या वेट कितना होगा STP पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। ठीक है, तो इसको हमें देखना है। अब देखो इसमें दो तीन कॉन्सेप्ट जो है, एक तो आपका यूज़ हो रहा है कि H2SO4 के साथ ट्रीट करने पे क्या होता है, मैंने अभी बताया आपका H2SO4 जो है वो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करता है, वाटर को रिमूव करता है, तो यानी दोनों में से वाटर को रिमूव किया जाएगा। दूसरी चीज, जो KOH है, KOH के पैलेट से अगर गैसेस को पास करते हैं तो उसका काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेना।
ठीक है, तो ये कार्बन CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो यानी जो भी रिमेनिंग गैस होगी, जो भी बचेगी, वो कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं होगी, और वाटर का भी रिमूवल हो चुका होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं क्या क्या रिएक्शंस हमारे पास बन रही हैं। सबसे पहले आपके पास है ऑक्सैलिक एसिड, सॉरी फॉर्मिक एसिड, HCOOH। ये जो फॉर्मिक एसिड है, इसको पास किया गया है कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो पहली चीज, कंसनट्रेटेड H2SO4 पहली चीज क्या करता है, वाटर का रिमूवल करता है। अगर आपने यहाँ से वाटर निकाला H2O, तो आपके पास सिंपली एक चीज और बचेगी, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड आपके पास बचने वाली है, आप देख लीजिएगा बैलेंस करके, ठीक है। नाउ इसमें जो हमने HCOOH का जो मास लिया था, वो कितना मास हमने कंसिडर किया था, 2.3 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स की अगर हम बात करते हैं, तो ये जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे 2.3 अपॉन मोलर मास। मोलर मास अगर आप इसका देखेंगे HCOOH का, तो हाइड्रोजन क्या होता है, 1 + 1 2। ठीक है, मोलर मास की अगर हम बात करते हैं, HCOOH के मोलर मास की अगर आप बात करेंगे, तो ये जो मोलर मास आपका निकल के आ रहा है HCOOH का, ये आ रहा है 2 हाइड्रोजन हो गए आपके, प्लस एक कार्बन हो गया आपका, प्लस 2 ऑक्सीजन हो गए आपके, 16 2 ज़ा 32, तो 32 10 42 43 40 46 आपका मोलर मास आ रहा है। ठीक है, तो यानी आप क्या करेंगे, इसको 46 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आपके निकल जाएंगे। ठीक है, नाउ जब HCOH का एक मोल आपका जाता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का 1 मोल फॉर्म होता है और H2O का 1 मोल फॉर्म होता है। नाउ H2O जो यहाँ पे है, वो आपका लिक्विड फॉर्म में है, इसने डिहाइड्रेट कर दिया है H2SO4 ने। तो H2SO4 तो जा चुका है, तो आपके पास जो गैसेस फॉर्म में बची है, वो सिर्फ CO बची है। इनिशियली अगर देखा जाए, जब रिएक्शन स्टार्ट हुई होगी, तो दोनों 0 0 थे। फाइनली हम कंसीडर करते हैं कि HCOH पूरा का पूरा आपका डिसोशिएट हो गया H2O और CO में, कार्बन मोनोऑक्साइड में। तो जब HCOH का 1 मोल जाता है, तो H2O के 1 मोल फॉर्म होते हैं। तो जब HCOH का 2.3 अपॉन 46, ये आएगा आपका 1/20 के आसपास, तो 1/20 मोल जाएंगे, तो H2O के 1/20 मोल फॉर्म होंगे और कार्बन मोनोऑक्साइड के भी 1/20 मोल फॉर्म होंगे। तो ये तो फर्स्ट चीज हमें यहाँ से पता चल गई। नाउ लेट अस मूव टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकंड पार्ट क्या है, हमारे पास दूसरा जो है वो है ऑक्सैलिक एसिड। अगर हम बात करते हैं ऑक्सैलिक एसिड की, HCOOH होल ट्वाइस, ठीक है ना, HCOOH होल ट्वाइस, इसको भी पास किया गया कहाँ से, कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ इसको भी ट्रीट किया गया, तो ऑब्वियसली इसमें भी आपका एक तो वाटर निकलेगा, H2O लिक्विड, प्लस अगर आप इसको और देखेंगे तो प्लस आपका एक कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है गैसेस फॉर्म में ऑब्वियसली, और एक CO2 निकलता है गैसेस फॉर्म में। ठीक है, अब हमने जो इसका मास लिया था, वो आपका मास था इसका 4.5 ग्राम। अगर आप इसके नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं HCOOH के, तो ये आपके जो आते हैं, HCOH का होल ट्वाइस है, तो ये जो आपके आते हैं, ये आते हैं आपके लगभग 90 के आसपास। ठीक है, HCOH प्लस H2S, तो या लगभग आपके 90 के आसपास आते हैं, 92 आते हैं वैसे तो, हम 90 मान लेते हैं ताकि कैलकुलेशन हमारी आसान हो। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स 0 0 थे, ये कुछ भी फॉर्म नहीं हुआ था। तो जब ये पूरा डिसोशिएट हो जाएगा, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स, ये भी आपका लगभग 1/20 बन रहा है, तो इसके भी 1/20 मोल्स बनेंगे, इसके भी 1/20 मोल्स बनेंगे, और इसके भी 1/20 मोल्स बनेंगे। नाउ क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि गैसेस फॉर्म में देखिए, H2O तो आपका डिहाइड्रेट हो चुका है, गैसेस फॉर्म में कार्बन मोनोऑक्साइड आई है, इसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड आई है, और इसमें एक CO2 एक्स्ट्रा आई है। ठीक है, तो नाउ अब इस पूरे गैसेस मिक्सचर को कहाँ से पास किया गया है, KOH से। ठीक है, KOH से जब आप इसको पास करेंगे, तो KOH का काम होता है CO2 को एब्जॉर्ब कर लेना। तो ये जो आपकी CO2 है, ये एब्जॉर्ब हो चुकी होगी। ये ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट है, तो थोड़ा सा बहुत बेसिक सा है, कोई बहुत ज़्यादा टफ कॉन्सेप्ट नहीं है। तो CO2 आपकी एब्जॉर्ब हो चुकी है, तो CO2 तो आपकी चली गई। तो अब आपके बचे सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड, सिर्फ आपके पास क्या बचा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस फॉर्म में। अब कितने मोल्स बचे कार्बन मोनोऑक्साइड के, 1/20 मोल्स यहाँ पे हैं, प्लस 1/20 मोल्स यहाँ पे हैं, विच कम्स आउट टू बी 2/20, दैट इज 1/10। 1/10 इज 0.1 मोल आपके कार्बन मोनोऑक्साइड के बचे। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, वेट पूछा है, मास पूछा है।
ना नंबर ऑफ मोल्स जो होता है वो होता है मास अपॉन मोलर मास। तो अगर हम नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं यहाँ पे, तो नंबर ऑफ मोल्स जो आएंगे आपके मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स जो आपके थे 0.1 इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। और मोलर मास की अगर हम बात करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड की, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, तो इसको सॉल्व करने पे जो मास की वैल्यू आती है वो आती है 16 + 12 इज 28 इंटू 0.1, 28 इंटू 0.1। तो मास ऑफ CO2 जो भी आपका आएगा वो आएगा आपका 2.8 ग्राम के बराबर। ठीक है, 2.8 ग्राम आपका मास हो जाएगा। दैट इज जो आपका आंसर आ रहा है वो आपका आंसर आ रहा है सी वाला। ठीक है, तो योर आंसर इज सी वाला। ठीक है, तो कौन सा आंसर होगा आपका? 2.8 ग्राम। दिस इज द आंसर। सी वाला जो है वो है आपका आंसर। ठीक है, कॉन्सेप्ट इस वाले क्वेश्चन में जो थोड़ा ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ी है तो आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके।